Hello and good morning everyone. I welcome you all at OVS IS. I hope everyone is doing well. So today is 6th December 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article is State and the Challenges Before the Finance Commission. Next article is a three-nation visit as a foray into summit diplomacy. Okay. नाउ नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने कल ही इसको डिस्कस किया था प्रोवा 3 के बारे में, और हमें पता है कि आज ये मतलब कल लॉन्च होने वाला है, तो ये लॉन्च हो चुका है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ईज एंटी पॉल्यूशन कर्व्स। लास्ट में हमारा आर्टिकल है इंडिया एंड भूटान के बारे में। ओके, सो ये आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर अप करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आप सारे टॉपिक्स को यहाँ पर क्या कर पाएँ, अच्छे से इनका एनालिसिस कर पाएँ। सो ये है आज के हमारे टॉपिक्स, और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्ड्स IAS। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप वया लिंक इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली सर्च करेंगे एडुवर्ड्स IAS, आपको ये टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने यहाँ पर वीडियो को लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब देखिए ये आर्टिकल है हमारा किसके बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, स्टेट्स एंड द चैलेंजेस बिफोर द फाइनेंस कमीशन, मतलब कि अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के सामने स्टेट्स के क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या फाइनेंस कमीशन के सामने चैलेंज आ रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि 16th फाइनेंस कमीशन यहाँ पर क्या हो चुकी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, जिसको चेयर किया जा रहा है किसके द्वारा, अरविंद पनागारिया के द्वारा इसको चेयर किया जा रहा है। ठीक है, with its distinguished experts from various fields, the commission is uniquely positioned to address the critical physical challenges facing India and rectifying the weakness in the relationship between the states and union। अब देखो हम पहले यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को समझते हैं, उसके बाद ये आर्टिकल को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। 1951 में क्या होती है, हमारी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे फॉर्म्ड होती है। ईच फाइनेंस कमीशन हैज़ अडॉप्टेड इट्स ओन अप्रोच टुवर्ड्स द फिजिकल चैलेंजेस ऑफ इट्स टाइम। तो देखो हर फाइनेंस कमीशन ने अपने अपने टाइम पर जिस तरीके की यहाँ पर फाइनेंस प्रॉब्लम होती थी, है ना, जो भी फिजिकल चैलेंज होता था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जो अप्रोचेस है उसको अडॉप्ट किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही कि लाइक देखो हम पहले फाइनेंस कमीशन की यहाँ पर बात करते हैं, तो इट इज़ अ फाइनेंस कमीशन क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। गिविंग रिकमेंडेशंस ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट अमंग्स दी स्टेट मेंबर्स। ओके, तो ये क्या होता है आपका, आपको इसका आर्टिकल भी याद रखना, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। सो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, जैसे कि जो पैसा आता है, ठीक है, हमारी दो लेवल की गवर्नमेंट है, अभी अगर हम देखें एक स्टेट लेवल में हो जाती है और एक सेंट्रल लेवल पर है। तो अगर पैसे कमाने का जरिया देखें तो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उनके पास ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास जो पैसा है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टेट्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये जो पैसा है स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो पैसा यूनियन से स्टेट्स की तरफ आ रहा है, ये आपका होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अब एक स्टेट तो है नहीं कि ठीक है आपने एक स्टेट को दे दिया, देयर आर मैनी स्टेट्स हियर। ओके, यहाँ पर टोटल आपके बहुत सारे स्टेट्स हो जाते हैं, तो अमंग द स्टेट्स पे क्या होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो अमंग द स्टेट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, व्हाट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनियन से स्टेट्स को जो पैसा मिलता है वो होता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और अमंग द स्टेट्स यहाँ पर जो वही पैसा जो अमंग द स्टेट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, सो देखिए पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ द कमीशन एंड द प्रोसीजर ऑफ देयर सेलेक्शन। ऑन ऑफ दिस अकाउंट द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 वॉज पास्ड। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक बात और बता दी जाए
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स यहाँ पर कौन होंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो पूरी पावर है वो किसको दी गई थी, पार्लियामेंट को दी गई थी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक लॉ पास किया, द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951, जिसके तहत उन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस यहाँ पर डिटरमाइन की फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो मैंडेट क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पर ये कमीशन की क्या हो जाती है, आपकी ड्यूटी हो जाती है कि वो प्रेसिडेंट को क्या करें, यहाँ पर रिकमेंडेशंस दें। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट seats of tax where are to be or may be and divided between them or allocation between the states of the respective share of such proceedings. Okay, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब कि किस बेसिस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर हम 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें, 15th फाइनेंस कमीशन की जो वेटेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉपुलेशन, जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उन्होंने 1971 की पॉपुलेशन ली थी, लेकिन जो 15th फाइनेंस कमीशन थी उन्होंने सिर्फ 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था उनका फाइनेंस का। तो ये भी एक जो पॉपुलेशन है ये बहुत मेजर क्राइटेरिया यहाँ पर बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नदर्न स्टेट्स हैं और सदर्न स्टेट्स के बीच में क्या आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। किस तरीके का कन्फ्लिक्ट, कि उनका कहना ये है कि सदर्न स्टेट्स ने अच्छा खासा यहाँ पर पॉपुलेशन को क्या किया, कंट्रोल किया, लेकिन जो बेनिफिट है यहाँ पर पॉपुलेशन को देखा जा रहा, मतलब जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन उसको उतना पैसा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो यहाँ पर नदर्न स्टेट्स ने तो अच्छा काम नहीं किया, तो वही सदर्न स्टेट्स का कहना ये है कि हमने तो अच्छा काम किया लेकिन हमें उसका फ़ायदा मिलने की जगह क्या हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इवन लोकसभा में भी हम क्या देखते हैं कि जो हमारी सीट्स हैं अभी तो फिक्स है, लेकिन 2026 में जब डिलिमिटेशन यहाँ पर होगा तो फिर से सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। फिर यहाँ पर एरिया कवरेज भी देखा जाता है कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा है, उसका एरिया कितना बड़ा है, फॉरेस्ट कवर देखा जाता है। ठीक है, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट कवर यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया था। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली इंक्लूड कर दिया था 10% का वेटेज। ओके, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देखी जाती है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिस बेसिस पर क्या होता है, जिसका जैसा यहाँ पर आता है उस बेसिस पर यहाँ पर क्या करते हैं वो आपका फंड का एलोकेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको ये भी बता दिया जाए, ये जो मतलब रिकमेंडेशंस होती है फाइनेंस कमीशन की वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे, जैसा कि तमिलनाडु स्टेट्स की हम यहाँ पर बात करें, तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एल्डर पॉपुलेशन है, यूनिक चैलेंज उनके सामने ये आ रहा है कि amidst this it is important to note that progressive states such as Tamil Nadu also face unique challenges in demography and urbanization। जो तमिलनाडु है वो डेमोग्राफी और अर्बनाइजेशन में यूनिक चैलेंजेस क्या कर रहा है, वो फेस कर रहा है। विद अ मीडियन एज हायर देन द नेशनल एवरेज, द स्टेट कैपेसिटी टू जनरेट कंजप्शन बेस्ड टैक्स रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग। तो उनका कहना यह है कि जितना उनको टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर कंजप्शन बेस्ड टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होना चाहिए वो जनरेट नहीं हो रहा है। इसके कारण जो यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर तमिलनाडु में क्या हो रही है आपकी और ज़्यादा राइज हो रही है, तो उनका जो सपोर्ट है हम उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंश्योर दैट सच स्टेट डू नॉट फॉल इनटू मिडिल इनकम ट्रैप। तो यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें रहीं तो मे भी हो सकता है कि ऐसे स्टेट्स मिडिल इनकम ट्रैप में भी क्या हो सकते हैं, आपके ट्रैप हो सकते हैं। सो ग्रो ओल्ड बिफोर बिकमिंग रिच। तो इसमें ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मतलब कि ये जो पैसों का यहाँ पर लाइक एक तरीके से फिजिकल चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो ये हमारी जो पॉपुलेशन ओल्ड होने से पहले ही हमें क्या करना होगा, जो ये चैलेंज है ना अर्बनाइजेशन के कारण ये जो सारी चीज़ें हो रही, तो इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। ओके, सो हाई स्टेट्स वेयर इंसेंटिवाइज परफॉर्मर्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि लाइक जो स्टेट्स यहाँ पर अच्छा काम करे उसको उस बेसिस पर क्या करना चाहिए, उनका जो एक्सपेंडिचर है ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ पर पैसा एलोकेट करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वही है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि लाइक जो कंपोजिशन क्या होती है इससे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बनता आता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें एक आपके चेयरमैन होते हैं और 4 आपके अदर मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या है, द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अमंग पर्सन हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड द 4 अदर मेंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द अमंग पर्संस हु आर और have been or are qualified to be appointed as a judge of high court। तो मतलब देखो जो चेयरमैन है
उनको क्या, जिसको पब्लिक अफेयर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, उनको चेयरमैन बनाया जाता है। और जो अदर मेंबर्स हैं, 4 अदर मेंबर्स, तो वो कैसे, लाइक उनकी क्वालिफिकेशंस ऐसी हो कि वो हाई कोर्ट के जज यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ऐसी क्वालिफिकेशन हो, या फिर वो हाई कोर्ट के जज रहे हो, है ना। तो ऐसे पर्सन को, और या फिर उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो फाइनेंस का, अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट का, या फिर उनको जो फाइनेंस मैटर है एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी वाइड एक्सपर्टीज हो, इकोनॉमिक का, उनको बहुत इकोनॉमिक्स का यहाँ पर अच्छा खासा नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है। तो ऐसे पर्सन को क्या किया जाता है, आपका अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर की बात करते हैं, एवरी मेंबर विल बी इन ऑफिस फॉर द टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटेड। तो जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक उनका टेन्योर रहता है, और किसी पर्सन को यहाँ पर रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा फाइनेंस कमीशन। आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अ 3 नेशन विजिट एज अ फॉरेन इनटू समिट डिप्लोमेसी। अब देखो यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि आपकी ब्राज़ील में क्या थी, आपकी ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील में G20 की समिट थी। इसमें हमारे इस समिट को अटेंड करने के लिए गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इससे पहले उनके पास थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने क्या किया, ब्राज़ील तो उनको जाना ही था, ठीक है, तो ब्राज़ील एक हो गया। दूसरी तरफ उससे पहले वो नाइजीरिया चले गए, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा इनके पास टाइम बचा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास, तो वो गुआना चले गए, गुआना, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही कि 3 नेशन विजिट। अब ये तीनों कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कंट्रीज आपकी क्या है, साउथ नेशन कंट्रीज में यहाँ पे आते हैं, है ना, साउथ नेशन कंट्रीज में यहाँ पर आती हैं। तो इसमें आप देखिए ये तीनों कंट्रीज का थोड़ा थोड़ा इसमें बताया गया कि उनके क्या क्या रहे हैं। सो हियर यू विल सी दैट it was India's latest foray into summit diplomacy covering 3 different geographical regions। अफ्रीका, देखो अफ्रीका को यहाँ पर कवर किया, लैटिन अमेरिका को कवर किया, एंड कैरिबियन, एंड द encompasses an इंटेंसिव इंटरेक्शन ऑन द बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल इशूज। और इसमें यहाँ पर जो ग्लोबल मतलब कि एक एक्सटेंसिव इंटरेक्शन हुआ है लाइक बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल इशूज। फर्स्ट हम बात करते हैं नाइजीरिया, पहले स्टेट पर आता है, मतलब कि सबसे पहले नाइजीरिया। सो नाइजीरिया इज नॉट अ पिट स्टॉप, इट वॉज फुल स्केल स्टेट विजिट टू अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस नेशन। नाइजीरिया आपका अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में मोस्ट पॉपुलस नेशन की कंट्री उसमें आता है, और ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। The West African nations' international have been increasing. The G20 summit last year at the India's invitation and brisk invitation to join it as a partner state. अब यहाँ पर देखिए बातचीत की क्या क्या की गई है, लाइक यहाँ पर कहा कि 2 लार्ज डेमोक्रेसीज एंड मल्टी रीजनल, मल्टी इथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटीज डिवोटेड टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया एंड नाइजीरिया आर नेचुरल पार्टनर। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि देखो नाइजीरिया भी क्या है, आपकी मल्टी इथनिक है, मल्टी वहाँ पर लिंग्विस्टिक है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी उनकी जो सोसाइटी है वो डिवोटेड है टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इंडिया एंड नाइजीरिया एक तरीके से क्या कहा जा रहा है कि नेचुरल पार्टनर की तरह निकल कर आते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर लाइक वेरियस जो अवार्ड सेरेमनी भी होती है, कंट्रीब्यूशन टू फॉस्टरिंग इंडिया नाइजीरिया टाइज, एंड नोटेड दैट इंडिया हैज बीन पोजीशन एज अ ग्लोबल पावर हाउस अंडर हिज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस। सो नाइजीरिया इज एन इंपॉर्टेंट बेनिफिशरीज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो इंडिया का जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है उसमें नाइजीरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर निकलकर हमारे सामने आता है। डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स उसमें नाइजीरिया को इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ ये जो बायलैटरल की बात करते हैं, बायलैटरल एक्सपेंड भी यहाँ पर लीज लाइक कॉपरेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज, है ना, और न्यू एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, रीन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों पर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि हमारा इन पर बायलैटरल टाइज होगी, है ना। यहाँ पे हम बायलैटरली क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर हम बात करते हैं G20 द सेंटर पीस इन ब्राज़ील। तो 19 समिट यहाँ पर G20 की कहाँ हुई है, आपकी ब्राज़ील में, ओके, November 18 and 19. It took forward the people-centric decision adopted at the New Delhi summit by mainstreaming key perspective of the global south into G20 decision making. तो G20 में भी यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ एक ये हमारा जाता है ना, ग्लोबल साउथ की जिसके हम बात करते हैं, तो उसका पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपका सामने रखा गया। फर्स्ट इशू जो था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, इसको लॉन्च किया गया यहाँ पर। इट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर मोबिलाइजिंग फाइनेंस एंड नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है क्या करेगा, फाइनेंस को कैसे मोबिलाइज करना है, यहाँ पर नॉलेज को कैसे शेयर करना है, इसके बारे में बातचीत की जा रही है। ऑन अ वाइड स्केल रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पर भी बात की गई है। G20
रिटेरिएट इट्स प्रीवियस पोजीशन बट फेल टू मेक हेडवे ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो यहाँ पर और सारी चीज़ें पर तो बात हुई, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस पर ज़्यादा यहाँ पर हमारा नहीं बन पाया है, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटर, बिगर एंड मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की भी यहाँ पर बात की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स की भी यहाँ पर बात की गई है। ये G20 के हमारे प्रोनाउंसमेंट रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, गुयाना की। यहाँ पर लास्ट कंट्री होती है, पहले कहाँ, नाइजीरिया, उसके बाद ब्राज़ील, देन गुयाना, ये थर्ड लेग है। तो मिस्टर मोदी ट्रेवल टू गुयाना, अ नेशन ऑफ फ्यूअर देन 1 मिलियन पीपल। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 मिलियन पीपल भी आपके नहीं है, ये कैरेबियन रीजन में आपका आता भी। देखिए लोकेशन में दिखा देती हूँ आप लोगों को तो क्लियर हो जाएगा ये थोड़ा सा, लाइक ये, ओके, ये साउथ अमेरिका है, ओके, एंड ये है आपका गुयाना, ये ब्राज़ील है, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ब्राज़ील में आ जाता है, ये ब्राज़ील है, और ये इसके साइड से बॉर्डर ये जो लग रही है आपका गुयाना है, ओके। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें किस किस पर बात हुई है, तो हमारा इट इज़ इम्पॉर्टेंट केम इनटू फोकस 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि लाइक यहाँ पर जो 14% पॉपुलेशन है, इस 1 मिलियन में भी जो 40% पॉपुलेशन है वो आपके इंडियन ओरिजिन है। आर रोबस्ट बायलेटरल कॉपरेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट, गुयाना हैज़ अ एनर्जी रिसोर्स एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट प्लेयर इन रीजनल अफेयर्स। डिसीजन वर अनाउंस, यहाँ पर अनाउंस हुआ कि लाइक हमारा जो एनर्जी का सेक्टर उसको हम डाइवर्स करेंगे, डिफेंस, अर्बन डेवलपमेंट, डिजिटल कोलैबोरेशन, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एज 10 MOUs। यहाँ पर 10 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी क्या हुए हमारे साइन हुए हैं। उसके साथ साथ ही प्रपोज 7 पिलर्स लाइक डीपन कॉपरेशन कवरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्रिकेट कल्चर, ocean economy, medicines, health, commonality in these pillars. He told them was that they were all based on your priorities and need। पर मतलब यहाँ पर ये जो 7 पिलर्स हैं इन पर भी क्या किया गया, फोकस किया गया। तो ये पूरा हमारा समअप आ जाता है। तो समअप में हम ये देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लाइक एक तरीके से हम जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पर एक तरीके से चैंपियन लीडर की तरफ, लाइक है ना कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन है, तो एक तरफ चाइना आ जाता है, दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया है। तो इंडिया ये जो ग्लोबल साउथ के नेशंस के साथ अगर जब हम तक उनके इंटरेस्ट को हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा यहाँ पर नहीं होगा। चाइना ऑलरेडी देखिए क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाइना ने स्टार्ट कर दिया, अफ्रीका में भर भर के चाइना इन्वेस्टमेंट करता है। अगर इंडिया नहीं करेगा तो चाइना तो कर ही रहा है। इवन अभी हम यहाँ पर एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें हमने बात की कि भूटान, ठीक है, तो भूटान ने अभी हमारा यहाँ पर हुआ है, भूटान के साथ हमने अभी एक प्रोजेक्ट साइन किया है। बट नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल ऑलरेडी यहाँ पर जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। तो अगर आप इंडिया नहीं आएगा तो चाइना तो ऑलरेडी है, और इसलिए इंडिया को भी क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, अफ्रीका पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो नेशंस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, भूटान एंड इंडिया डिस्कस गैलीपो हाइड्रल पावर प्लांट। ओके, तो इंडिया की बात करें, इंडिया एंड भूटान ऑन थर्सडे यहाँ पर डिस्कस हुआ है हमारा किस बात पर, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अर्बन प्लानिंग ड्यूरिंग द विजिट ऑफ किंग। तो भूटान के जो किंग है, ठीक है, वो इंडिया के विजिट में आए हुए हैं और इस दौरान यहाँ पर बातचीत हुई, गैलीपो जो हाइड्रल और पावर प्लांट है इस पर डिस्कशन हुआ है। इवन आप यहाँ पर देखेंगे लाइक हाँ, इन नेपाल देखो, नेपाल प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली हैज़ प्रायोरिटाइज काठमांडू टाइज विथ बीजिंग। तो यहाँ पर नेपाल क्या कर रहा है, अपने जो टाइज है वो चाइना के साथ यहाँ पर उनको टाइज को सील करने की बात कर, मतलब कि एक तरीके से इन्हेंस करने की बात कर रहा है। और जो वहाँ का न्यू फ्रेमवर्क है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसमें भी उन्होंने क्या किया, फॉरेन ट्रिप की है और इस चीज़ पर वहाँ पर वो बातचीत हो रही है। तो देखो अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, ये गैलीपो सिटी को हम बात करें कि इसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ये गैलीपो सिटी है, तो ये गैलीपो माइंडफुल सिटी क्या होगी, इसमें मतलब कि कार्बन का एमिशन नहीं होगा, ऐसी सिटी है। तो नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करते हैं, गैलीपो माइंडफुल सिटी इज अ प्लांट कार्बन न्यूट्रल सिटी। ये जो भूटान में आपकी सिटी होगी कि कार्बन न्यूट्रल सिटी होगी, इसमें मेनली इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज होंगी सच एज IT, एजुकेशन, होटल एंड हॉस्पिटल। इकोनॉमिक नेसेसिटी की बात करते हैं, भूटान का जो एम है टू डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी बियॉन्ड हाइड्रो पावर एंड टूरिज्म, एड्रेसिंग चैलेंजेस लाइक यूथ एंड आउट माइग्रेशन, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस और अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है, तो इससे इकोनॉमिक टाइज हमारे इंक्रीज होंगे, भूटान की जो इकॉनमी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो इससे इंडिया का भी फायदा होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, तो हम बात करते देखिए आप, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं,
है ना, इस साइड के जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कॉम्बेट जियो पॉलिटिकल कंसर्न। इट कैन हेल्प इन कॉम्बेटिंग जियो पॉलिटिकल कंसर्न सच एज प्रेशर फ्रॉम द नदर नेबर चाइना टू कंक्लूड द बाउंड्री रेजोल्यूशन। यहाँ पर जो बाउंड्री रेजोल्यूशन की बात होती है, तो इससे हम एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे कि हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। सो PSLV C-59 प्लेसेस प्रोवा 3 सैटेलाइट इनटू डेजिग्नेटेड ऑर्बिट विद प्रिसीजन। तो यहाँ पर जो हमारा PSLV C-59 है, उसने सक्सेसफुली क्या किया है, जो प्रोवा 3 सैटेलाइट है उसको उसकी ऑर्बिट, मतलब जो भी डेजिग्नेटेड ऑर्बिट था जहाँ पर उसको जाना था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। ओके तो ये क्लियर है। तो प्रोवा 3 जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी, ये मिशन है आपका किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। ये याद रखना इंडिया का नहीं है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यहाँ पर था, लेकिन इंडिया ने क्या किया है, इसको प्लेस किया है PSLV C-59, क्योंकि यहाँ पर पता है कि ये इंडिया क्या करता है, बहुत ही कम कॉस्ट में क्या कर देता है, या आपके जो मिशन है इसको कंप्लीट कर देता है, तो ये यहाँ पर आ जाता है। और इसका प्रोवा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सन की स्टडी करना, सन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको यहाँ पर स्टडी करना, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सुप्रीम कोर्ट ईजेस एंटी पॉल्यूशन कर्ब्स इन NCR टेल CAQM टू कीप गार्ड आप। ओके तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वैसे तो ऑलरेडी इस आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है कि दिल्ली में क्या है, पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, आपका जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सीवियर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो AQI है वो मतलब कि आपका सीवियर में चला गया है। अब पॉल्यूशन के रीजंस क्या क्या है, पहला रीज़न इसमें बताया जा रहा है कि लाइक इस टाइम पे स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्टबल बर्निंग इज़ वन ऑफ द रीज़न, नॉट ऑल ऑफ द रीज़न। इसके अलावा आप जैसे बात करते हैं व्हीकल पॉल्यूशन आपका सबसे मेजर यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक आज के टाइम पर पॉल्यूशन का एक रीज़न है, कॉज है। सेकेंड यहाँ पर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो आपका स्मोक होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉज फॉर पॉल्यूशन। तो इसके लिए यहाँ पे वेरियस बातचीत भी की जा रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अभी क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे रिलैक्स्ड इमरजेंसी एंटी पॉल्यूशन रेस्ट्रिक्शंस, लाइक यहाँ पर जो एंटी पॉल्यूशन रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसको अभी थोड़ा सा ईज किया है ना, कि अंडर द स्टेज 4 ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो अभी ग्रेडेड 4 रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का है, ये हमें पता होना चाहिए। सो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज अ फ्रेमवर्क है जिससे कि हम जो दिल्ली NCR रीजन में पॉल्यूशन हो रहा है उससे हम कॉम्बैट कर सकें, ठीक है। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस एज एन एमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। ये एमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, लाइक हमने कहा कि अरे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें यहाँ पर तुरंत ही एक्शन लेने होंगे, है ना। तो इसमें भी 4 तरीके के क्राइटेरिया होते हैं। सो ग्रेप्स इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स व्हेन एयर क्वालिटी टेंड्स टू बी प्लम्मेट। तो यहाँ पर मेनली ये जब विंटर के टाइम पे, विंटर ये जो मंथ्स आपके स्टार्ट हैं, तो इस टाइम पर ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है NCR की, वो यहाँ पर ओवरसी करती है और ग्रैप्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करती है। सो इसका जो कोलैबोरेशन है किसके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ है। सो CAQM हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ सब कमिटी फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ग्रैप्स। तो CAQM जो है एक आपकी सब कमिटी है जो कि GRAP इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए क्या की जाती है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सो इसमें देखेंगे द बॉडी इंक्लूड ऑफिशियल फ्रॉम द CAQM मेंबर्स, सेक्रेटरीट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, साइंटिस्ट फ्रॉम द IMD एंड वन ऑफ द IITM एंड द हेल्थ एडवाइजर इसमें होते हैं। तो इसमें देखो जैसे कि हम बात करते हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पर बताए गए हैं, कौन कौन से। स्टेज 1 पुअर एयर क्वालिटी होती है, लाइक दिल्ली की जो अगर एयर क्वालिटी 201 से 300, ये आपकी पुअर है। वेरी पुअर में 301 से 400। सीवियर में आप देखते हैं जो एयर क्वालिटी जिसमें AQI कितना हो जाता है, 400 से लेकर 450 तक। और सीवियर प्लस की बात करते हैं जिसमें एयर क्वालिटी आपकी 450 से भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये AQI क्या है, तो AQI यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इशू किया गया जिससे कि हम जो एयर पोल्यूशन का लेवल है ना, उसको क्या कर सकें, यहाँ पर मेजर कर सकें। सो इट इंडिकेट्स
हाउ एयर पोल्यूशन कैन अफेक्ट हेल्थ। मतलब अगर आपका AQI क्या है, ज़्यादा है, तो इससे क्या हो रहा है कि कंडीशन सीवियर हो रही है, हमें यहाँ पे एक्शंस लेने होंगे जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को कर्ब कर सकें, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली आपकी हेल्थ पर होता है। सो AQI कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एयर पॉल्यूटेंट्स, मतलब कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर एयर में कितना है, उस बेसिस पर AQI को कैलकुलेट किया जाता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, एंड the result are categorized into ranges with corresponding health advisories. So यहाँ पर जो AQI के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी चेक होता है, अगर AQI आपका 0 से 50 है तो उसको गुड माना जाता है, 51 से 100 है तो दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 200 है तो उसको मॉडरेट मानते हैं, 201 से 300 है तो पुअर, 301 से लेकर 400 तक है तो दैट इज़ वेरी पुअर, 401 से 450 है तो इट इज़ सीवियर, एंड 450 से ज़्यादा है तो वो आपका सीवियर प्लस में आता है। तो ये स्केल है जिस बेसिस पर क्या होता है आपका AQI, मतलब कि हमारी एयर में जो पॉल्यूटेंट्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसको कैलकुलेट किया जाता है। आई होप दिस वन इज क्लियर। सो सी, आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।